चलिए भाई, कहां तक बातें हो चली थी लास्ट क्लास में? क्वेश्चन चल रहे थे क्या? क्वेश्चन का खेला खेला जा रहा था और साइक्लोऑक्टाटेट्राइन में हमने बताया उस नॉन प्लेनर होने में ही क्या था, फायदा था। हमने उसको एक सेकंड के लिए भी नहीं रोका कि तू नॉन प्लेनर मत हो। हमने बोला तू जितनी जल्दी हो जाएगा तेरा फायदा उतना ही ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, अगर कोई एरोमेटिक ऐसा करेगा तो हम उसके साथ मोल भाव कर सकते हैं। नंबर कहां तक पहुंच गए थे? 34 हो गया था 35। बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? ये हमारे नहीं, ख्यालात तो आपके हर किसी को लेकर ही नहीं रहते हैं। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक, बताइए क्या ख्यालात हैं इसके बारे में? कैसा रहेगा, नॉन एरोमेटिक या एरोमेटिक? में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, हाँ आ सकती है, लेकिन उसके लिए इसको क्या आना पड़ेगा, प्लेनर। लेकिन प्लेनर आने से इसमें एंगल स्ट्रेन आएगी, आने दो, हम एरोमेटिसिटी से कंपनसेट कर देंगे। किससे कंपनसेट कर देंगे? एरोमेटिसिटी से कंपनसेट कर देंगे। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट एंड कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डिलोकेलाइजेशन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। कितने का? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। एंटी एरोमेटिक अगर कोई बनता है तो उसको नहीं बनने देना है। एरोमेटिक बनता है, बनने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एरोमेटिक में, एंटी एरोमेटिक में तो दो रिमार पड़ जाएगी उसके ऊपर, एक तो एंगल स्ट्रेन और दूसरा एंटी एरोमेटिसिटी। क्लियर? अपने लाइन लिखवा दी थी क्या, 8 मेंबर्ड और मोर देन 8 मेंबर्ड कांट बी एंटी। तो ये लाइन लिख दो पहले आजू बाजू कहीं, 8 मेंबर्ड और मोर देन 8 मेंबर्ड, 8 मेंबर्ड और 8 membered or more than 8 membered ring can't be anti-aromatic, can't be anti-aromatic। 8 और 8 से बड़ी रिंग कभी एंटी एरोमेटिक नहीं होगी। अगर आपको वो एंटी एरोमेटिक नजर आ रही है तो फिर उसको क्या बोल दीजिए आप, नॉन एरोमेटिक। वो क्या हो चुकी होगी, नॉन प्लेनर। क्या हो चुकी होगी, नॉन प्लेनर। यू गॉट द पॉइंट? चलिए बहुत बढ़िया है। तो यहां पर आप बोलोगे सर, अब आपके दिमाग में आएगा सर ये नॉन प्लेनर क्यों नहीं होती? क्योंकि इसकी एंगल स्ट्रेन को कंपनसेट किया जाएगा एरोमेटिसिटी से। आप जानते हैं एरोमेटिक कंपाउंड जब रेजोनेंस करते हैं तो उनको स्टेबलाइजेशन मिलता है, बहुत भयंकर। क्या मिलता है? स्टेबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में आप बताइए, आपके क्या ख्यालात हैं? क्या मानना है आपका, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? क्या मानना है आपका? एरोमेटिक। यहां पर बिल्कुल ही एरोमेटिक हो रहा है तो प्लेनर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात। यहां पर कितने साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक कॉन्जुगेशन है एंड कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। नंबर 37 हमारे सामने आ रहा है भाई लोगों, नंबर 37। ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, इस वाली बात को ध्यान से सुनना। क्लियर? यहां पर ये जो हमारे सामने, जिसे हम बोलते हैं टेन एनुलिन, क्या बोलते हैं? टेन एनुलिन। इसने भी हमसे पूछा, इसने भी हमसे पूछा कि बताओ तुम्हारा क्या ख्याल आता है, क्या एंगल स्ट्रेन को कंपनसेट करवा पाओगे एरोमेटिसिटी से? हमने तो हाँ भर दिया, लेकिन एरोमेटिसिटी ने क्या कर दिया, सरेंडर। कंपनसेशन मिलेगा यहां पर? नहीं। तो ये हमारे सामने है 10 एनुलिन। क्या होता है? 10 एनुलिन। सबसे पहले तो सर बताइए ये 10 एनुलिन, एनुलिन क्या होता है? मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स। मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, सिंगल रिंग होनी चाहिए। मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स। लिखिए, हाँ छाप लो, पहले छाप लो, छापो छापो। मुनिम का ही काम करना है तुमको जिंदगी में, राक्षस। कुछ तो एक एक बॉन्ड देख देख के छाप रहे हैं। आप सुलटा दिया क्या? लिखिए, एनुलिन के नीचे ऐसे करके लिख दो, एनुलिन के नीचे ऐसे करके लिख दो, मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एक ही रिंग होनी चाहिए इसके अंदर। मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स। मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग अल्टरनेट सिंगल डबल
containing alternate single double bonds. क्या वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में होंगे डबल डबल? कोई गारंटी नहीं है, हमने कहीं नहीं बोला कॉन्जुगेशन है, अल्टरनेट कॉन्जुगेशन की हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं एनुलिन के अंदर। अब आपके इसके बारे में बात कीजिए, देखिए अगर अपन इसमें कोशिश करना चाहें 1 2 3 4, ये रहेगा 5, ये रहेगा 6, ये रहेगा 7, ये रहेगा हमारे सामने 8 9 और 10। क्लियर? अपन इसको प्लेनर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? प्लेनर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके सारे एटम्स को सेम प्लेन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, यहां पर डबल बॉन्ड आएगा और फिर यहां पर डबल बॉन्ड आएगा। ऐसा ये रहेगा तो क्या हो सकता है? प्लेनर। एक बार इसके बारे में एंगल स्ट्रेन के बारे में देखिए इसका। अगर हम इसका इंटरनल एंगल पता करना चाहें थीटा, तो ये कितना होगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 10। रिंग साइज जैसे जैसे बढ़ेगी एंगल स्ट्रेन बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? आप बताइए कितना आना चाहिए हमारे सामने? कितना आएगा? ये वैल्यू बता रहे हो कितनी आएगी? वैल्यू कितनी आएगी? 154 44 राक्षसों नरायते के रसे में हो, 144 हमारे सामने आएगी। तो बताइए एंगल स्ट्रेन कितना कहा जाएगा? अगर अपना कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कैसा है? sp2, तो एंगल स्ट्रेन कितना कहा जाएगा? 24 का आएगा कि नहीं आएगा? तो भयंकर एंगल स्ट्रेन आ गया है। क्या हम इसको एरोमेटिसिटी से कंपनसेट करवा पाएंगे? नहीं। ये तो देखो, ये तो इस प्रकार से दो एंगल की कहानी है, फिर ये दो एंगल की कहानी है, फिर दो एंगल की, तो यहां पर ढेर सारे एंगल स्ट्रेन है। अगर हमने सोचा कि हम इसको इतना ज्यादा एंगल स्ट्रेन को हम एरोमेटिसिटी से कंपनसेट करवा देंगे, तो ये हो नहीं सकता। एरोमेटिसिटी ने सरेंडर कर दिया कि इतना एंगल स्ट्रेन नहीं झेल पाऊंगी, इससे बढ़िया इस मॉलिक्यूल को क्या होने दो? नॉन प्लेनर। क्या होने दो? नॉन प्लेनर। क्योंकि अगर ये प्लेनर रहा तो एंगल स्ट्रेन तो इसमें डेफिनेटली आएगी ही आएगी। प्लेनर रहा तो ये एरोमेटिक भी बन सकता है। अगर ये प्लेनर रहा तो इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाएंगे, क्योंकि उसके पी ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे? पैरेलल। क्लियर? लेकिन हम इसका जो एंगल स्ट्रेन है उसको कंपनसेट नहीं कर सकते एरोमेटिसिटी से। जो रेजोनेंस एनर्जी इसमें रिलीज होती है वो एंगल स्ट्रेन को ओवरकम नहीं, इसका एंगल स्ट्रेन से डिस्टेबलाइजेशन ज्यादा है और एरोमेटिसिटी से स्टेबलाइजेशन कम है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री यही होता है। आज आपको पता चल चुका है, अब आपको पता होना चाहिए। तो हमने बोला इस मॉलिक्यूल को आप नॉन प्लेनर शेप ले लीजिए, हम आपके एंगल से नहीं कर सकते। तो ये इसने जो लिया हुआ है ना, ये नॉन प्लेनर शेप है इस मॉलिक्यूल की। कैसी शेप है? नॉन प्लेनर शेप है। एक शेप ये है, एक शेप ये होती है इसकी, और एक शेप और होती है, जिनमें से इसमें सबसे ज्यादा ये रहना पसंद करता है। यहां पर भी आपको ऐसा लगेगा, यहां पर इसको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो, लेकिन नहीं है। गधे बच्चे बात करते हैं ऐसे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसा देखने से मतलब नहीं है। बताइए ये मॉलिक्यूल की शेप प्लेनर है कि नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। आपसे ही पूछ कर हुआ है मॉलिक्यूल, क्योंकि हमने सरेंडर कर दिया कि हम तेरे को प्लेनरिटी में इतना कंपनसेशन नहीं दिलवा पाएंगे। तो मॉलिक्यूल क्या हो गया? नॉन प्लेनर। अगर वो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो गया तो पी ऑर्बिटल कैसे हो जाएंगे? नॉन पैरेलल। कैसे हो जाएंगे? नॉन पैरेलल। अगर नॉन पैरेलल पी ऑर्बिटल है तो जाहिर सी बात है रिंग करंट नहीं बनेगा। कंपाउंड हमारे सामने क्या रहेगा? नॉन एरोमेटिक। क्या रहेगा? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक नहीं है ये, इंपॉर्टेंट नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। जब भी पूछेगा ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट, होगा उस एग्जांपल के अंदर। यहां पर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं यहां नंबरिंग कर देता हूं 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 6। 1 और 6 के ऊपर जो ये हाइड्रोजन्स हैं, क्या हो गया है? रिपल्सन हो गया है। क्लियर? ये बहुत कम है और साइज क्या है हाइड्रोजन्स के यहाँ पर ज्यादा, तो रिपल्सन की वजह से मॉलिक्यूल क्या हो गया? नॉन प्लेनर। अगर मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है, एटम्स नॉन प्लेनर है, तो पी ऑर्बिटल क्या होंगे? तो यहाँ पर साइक्लिक कॉन्जुगेशन ब्रेक हो चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। अब सुनना, मैं हवाबाजी के बारे में दो चार बातें करता हूँ। नीट का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर मैंने नहीं बताया तो आपको लगेगा कि पिछली बार वाली बात इसने भी नहीं बताई। हालांकि आधी अधूरी बातें आपने पढ़ी हैं, उसके आगे का खेला भी मैं जानता हूं। अगर अपन इन हाइड्रोजन्स को हटाकर यहां पर क्या बना देते हैं? ब्रिज। क्या बना देते हैं? ब्रिज। तो फिर उस केस के अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये हाइड्रोजन चले गए। अब मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? बताओ, मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? राइट नाउ द मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर। अबे दिमाग से पैदल लोगों इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन बताओ।
sp3, स्टिल द मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर। लेकिन हमें मॉलिक्यूल से लेना देना नहीं है। राइट नाउ ऑल दीज एट द सेम प्लेन, ये एटम्स जो हैं वो सेम प्लेन में होने चाहिए, हमें पूरे मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं होता है। जो एटम्स कॉन्जुगेशन का पार्ट हैं वो सेम प्लेन के अंदर आने चाहिए। और ये हाइड्रोजन यहां से हटा दिया, रिपल्सन खत्म कर दिया, ऊपर क्या बना दिया, ये हवा में बना होता है ब्रिज, ऐसे जैसे इससे और इससे ये हवा में ब्रिज बन गया ये लो, तो अब वो रिपल्सन क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो ये यहां पर साइक्लिक रिंग करंट फॉर्मेशन हो जाती है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक रिंग कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, एंड द कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। नीट इस पर कभी बात नहीं करेगा। ऐसे ही अगर आप चाहो ऊपर वाले कार्बन का sp3 का तो कोई रोल ही नहीं है, तो यहां पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपका मन करे तो यहां पर आप नाइट्रोजन को जोड़ दीजिए, आपका मन करे तो यहां पर ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, मॉलिक्यूल अभी भी क्या रहते जाएंगे, एरोमेटिक, अभी भी क्या रहेंगे, एरोमेटिक, क्योंकि इनका एरोमेटिसिटी के अंदर कोई भी रोल नहीं होगा। ये नाइट्रोजन ओब्लिक ऑक्सीजन है, मतलब यहां पर नाइट्रोजन भी हो सकता है, यहां पर ऑक्सीजन भी हो सकता है। दोनों क्वेश्चन फुल्ली फालतू है, नीट में आने के चांसेस 0% के चांसेस 0% है। लेकिन इस क्वेश्चन के पूछे जाने के भरपूर चांसेस है, भरपूर चांसेस है। जब भी नॉन एरोमेटिक पूछेगा ना, जरूर पूछेगा इसको। यह क्वेश्चन ऐसा आएगा, आइडेंटिफाई द एरोमेटिक कंपाउंड, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये जरूर होगा, क्योंकि बच्चा साइक्लिक कॉन्जुगेशन समझ के और सुलटा देगा। जब तक आपको मॉलिक्यूल की शेप नहीं पता है तब तक आप बातें नहीं कर सकते। आपको मॉलिक्यूल की शेप पता होनी चाहिए। छापिए, आगे बढ़ूंगा। इनके पिछले फालतू हो सकता है जाए और कहीं कॉमन टेस्ट में दिखाई दे जाए, आपके अपने खुद के टेस्ट पेपर में ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आने दूंगा। जो एनसीईआरटी में नहीं है उन पर बात भी नहीं करनी। आप कई सालों से पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं, आप पढ़ता बहुत सारे हैं, लेकिन पूछता इतना नहीं है। नीट नीट का अपना खुद का सिलेबस है, एनसीईआरटी में कोई बात नहीं है, उसको डिलीट कर दो। यही अगर जेईई एडवांस होता तो अलग बात है। ऐसा लगता है कि जेईई एडवांस एनसीईआरटी से पूछता है, तो एक मिथ है। जेईई एडवांस का अपना अलग सिलेबस है भाई, लेकिन नीट पिछले कुछ सालों से पूरा एनसीईआरटी बेस्ड चल रहा है। सुलटा दिया है क्या? 37, क्वेश्चन नंबर 37। नीचे 2 क्वेश्चंस को मैंने नंबर भी नहीं डाला है, ये हवाबाजी के क्वेश्चन है। अब हो सकता है आपने इतना ही पढ़ा हो, मैं इसमें एक और जोड़ सकता हूं, फिर उसमें एरोमेटिक और उसमें नॉन एरोमेटिक भी बना सकता हूं। वो मामला आउट ऑफ बॉक्स चला जाएगा। हमें नीट पढ़ना है, हमें पूरी ऑर्गेनिक नहीं पढ़नी है। एरोमेटिसिटी आपके लेवल पर जस्ट इंट्रोडक्शन है। क्या है? इंट्रोडक्शन। क्या तुम्हें 12th में यहीं पर डॉक्टर बना दिया जाएगा क्या? नहीं, आगे भी तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन हमारा सिलेबस इतना सा ही है। 38 में अब हम बात करेंगे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। किसकी बात करेंगे? क्वासी एरोमेटिक ओब्लिक एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक ओब्लिक कंपाउंड्स। देखिए, क्वासी में जहां तक मैं बात करूंगा, 1-2 कंपाउंड्स के बारे में हमें पढ़ना चाहिए और पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि नॉन बेंजोनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो एग्जांपल एनसीईआरटी ने लिखा है वो क्वासी एरोमेटिक का है। किसका है? क्वासी। हालांकि एनसीईआरटी ने इसका नाम कहीं भी नहीं दिया है, कहीं भी नहीं दिया है, लेकिन एग्जांपल उठा लिए हैं नॉन बेंजोनोइड में। 2 टाइप के हमारे, अभी तो रह गए ना, रुको, हाँ बहुत भारी नुकसान हो गया। पॉलीसाइक्लिक तो बच गए अपने, कौन से बच गए? पॉलीसाइक्लिक, यानी कि जिनमें साइक्लिक एक से ज्यादा रिंग होती है। पॉलीसाइक्लिक तो अभी हमारे क्या है? बचे हुए हैं। अभी तक तो हमने किस पर बात की है? मोनोसाइक्लिक पर बात की है। पोलोसाइक्लिक पर भी हम बात करने वाले हैं। लिखिए, इसमें आएगा, लौट के आएगा। Huckel's rule is not applicable in case of polycyclic aromatic compounds. Huckel's rule is not applicable in case of polycyclic compounds. Huckel's rule polycyclic compounds में applicable नहीं है। इनिशियली उसने यही बोला था, उसको अपने टैलेंट का ही नहीं पता था। जैसे जो को टैलेंट का पता चला, पहले आप लाइव बॉय के ऐड देखते थे, वो केवल जम्स के बारे में दिखाते थे कि 99% मारता है। फिर क्या किया, कर दिया कि कोरोना वायरस को भी 99% मारता है। उससे पहले उनको कि हमने इतनी बढ़िया चीज बना रखी है, सबने ऐड कर दी लाइन।
जितने भी सोप डिटर्जेंट है सबने ऐड की कि कोरोना वायरस को भी सुलटाता। उससे पहले उनको नहीं पता था, तो इसको बेचारे वो टैलेंट का नहीं पता था। इसने बोला मैं जो रूल दे रहा हूं किस पर अप्लीकेबल है, मोनोसाइक्लिक पर। फिर बोला बाद में नहीं 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 पॉलीसाइक्लिक पर भी लगा सकते हो, तो उसका नाम दिया गया फिर मॉडिफाइड हक्कल्स रूल। क्या दिया गया, मॉडिफाइड हक्कल्स रूल। नेक्स्ट इसे में लिखेंगे इन केस ऑफ पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स मॉडिफाइड हक्कल्स रूल इज अप्लीकेबल। In case of polycyclic compounds, modified Huckel's rule is applicable. हर जगह इसको भी मत लगा देना, ये भी फैल जाएगा रायते की तरह। In case of polycyclic hydrocarbons या polycyclic compounds, in case of polycyclic compounds, modified Huckel's rule is applicable. इस रूल ने क्या बोला कि इस बार जब आपको जो सर्कल बनाना है ना वो बड़े से बड़ा, यानी कि पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स के जो लार्जेस्ट पेरिफेरी है उस पर आपको बनाना है। आप ब्रैकेट में लिख दो मेक द लार्जेस्ट सर्कल, मेक द लार्जेस्ट सर्कल। जो रिंग करंट आपको बनाना है वो कौन से सर्कल का बनाना है, बड़े से बड़ा सर्कल अगर आप जितना बना सकते हैं उस पर आपको बात करनी है। मेक द लार्जेस्ट सर्कल। चलिए अब देखना मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा और आप दनादन आंसर दे देंगे। कुछ तो खतरनाक लेवल पर आंसर देते हैं, कुछ बोलते हैं सर बेंजीन है तो एरोमेटिक ही होगा, ये तो बहुत जहरीले है। जो बोलते हैं बेंजीन है तो एरोमेटिक ही होगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके ऊपर। ये हमारे सामने है नेफ्थलीन। क्या है, नेफ्थलीन। नंबर बताओ जल्दी से। 38 फर्स्ट राक्षस। ये देखिए हमारे सामने है नेफ्थलीन। बताइए इसके बारे में क्या ख्यालात है, क्या ख्यालात है, क्या है, एरोमेटिक है। बहुत बढ़िया। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग करंट है, 10 घुमा दोगे इसमें, एक टाइम पर घुमा दो 10। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग करंट है, कुछ बोल रहे हैं 6, कुछ बोल रहे हैं 10, कुछ 8 भी बोल रहे हो और एरोमेटिक भी बोल रहे हैं। वाह, ये एंटी बोल रहा है, ये अलग ही चल रहा है। क्या अपन भीड़ से अलग निकलेगा, भीड़ का हिस्सा अपने को बनने का ही नहीं है। ये हमारे सामने है एंथ्रासीन। क्या है, एंथ्रासीन। बताइए इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग करंट बनेगा, एंथ्रासीन हमारे सामने है। सबसे पहले बताइए एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक। आंसर आप बिल्कुल सही दे रहे हैं, उसके अलावा सब फेंक रहे हैं। याद कर रखा तुम्हें, बस बेंजीन दिख रही है। क्या दिख रही है, बेंजीन। और सर हम देखना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि हम पढ़कर आए हैं बेंजीन है तो एरोमेटिक है। ऐसा अगर आप पढ़कर आए हैं तो यकीन मानिए बहुत गलत पढ़कर आए। हाँ मैं बोल नहीं सकता, तुम समझ गए। इस कंपाउंड को हम फिनेंथ्रीन क्या बोलते हैं, फिनेंथ्रीन। इसके बारे में क्या ख्याल आता है, एरोमेटिक है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। फिर क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। मैं तो पहले बता रहा हूं इस कंपाउंड में मैंने बेंजीन बना दिया है, इसका मतलब अब जो भी बनेगा क्या बनेगा, एरोमेटिक बनेगा। बहुत बढ़िया है। बताइए फिर इस कंपाउंड के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, नॉन एरोमेटिक। खतरनाक जवाब आप लोग दे रहे हैं। एंड दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन जो लोगों के दिमाग में ये है बेंजीन है तो एरोमेटिक है, पहले वो कचरा साफ करेंगे अपने दिमाग से। क्या साफ करेंगे, कचरा। ऐसा कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है कि बेंजीन है तो एरोमेटिक ही होगा। बेंजीन होते हुए जो एरोमेटिक होते हैं उनको बेंजेनोइड बोलते हैं, और जिनमें बेंजीन नहीं होती है उन्हें नॉन बेंजेनोइड बोलते हैं। क्लियर। बेंजीन जिनमें प्रेजेंट होता है उनको क्या बोलते हैं, बेंजेनोइड, और जिनमें बेंजीन नहीं होता उन्हें नॉन बेंजेनोइड के नाम से जाना जाता है। अब इसमें बात करते हैं। सबसे पहले देखिए अगर अपन बात करें तो लार्जेस्ट पेरिफेरी पर रिंग करंट देखना है, ये मॉडिफाइड हक्कल्स रूल बोलता है। कौन बोलता है, मॉडिफाइड हक्कल्स रूल बोलता है लार्जेस्ट पेरिफेरी पर। अब इस पाई बॉन्ड का क्या करोगे, लार्जेस्ट पेरिफेरी पर, ये तो पेरिफेरी पर है ही नहीं। पहले मैं बता देता हूं पेरिफेरी कंपाउंड की कौन सी होती है, ये वाले बॉन्ड, यानी कि जो बाउंड्री होती है, क्या होती है, बाउंड्री। इन पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनको काउंट करना है। तो ये वाला पाई बॉन्ड तो कहां फंसा हुआ है, बीच में फंसा हुआ है। अब बच्चा ऐसे देख रहा है, ये दिख रहा है एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये इधर से भी देख रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो रिंग करंट दिख रहे हैं क्या, नहीं, ऐसा नहीं होगा इसके अंदर। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आपको मैं समझाना चाहूं तो समझाने के बहुत सारे तरीके हैं। आपने ये पढ़ा होगा कि पहले इसमें क्या करवा लो, रेजोनेंस, और इनको कहां पर लेकर आ जाओ, पेरिफेरी पर। कहां पर लेकर आ जाओ,
पेरिफेरी पर। ये देखना नेफ्थलीन की दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने बनती हुई। और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर एग्जामिनर देता है तो बच्चे को सारे पाई बॉन्ड कहां पर दिखते हैं? पेरिफेरी के ऊपर दिखते हैं। ये पाई बॉन्ड पेरिफेरी पर नहीं है, बीच में फंसा हुआ है। क्लियर? और अब सारे पेरिफेरी पर आ गए। अब बच्चा आराम से बता सकता है, देखो 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग करंट है? 10 का। लेकिन इसमें नहीं पता चलता। इसका मतलब हमें इसको पेरिफेरी पर लाना पड़ेगा पहले। मतलब यही काम रह गया हमारा। ये तो बहुत छोटा सा कंपाउंड, आगे बहुत भारी भारी कंपाउंड आएंगे तो हम तो यही घुमाते रहेंगे और सारे पेरिफेरी पर आएंगे भी नहीं आपसे। कोई ना कोई बीच में अटकेगा ही अटकेगा। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, अगर आप इसको घुमाओगे तो आपको 100% 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए दिखाई देंगे। सर एक बार घुमाओ प्लीज आप। मान लीजिए अगर ये इधर चला जाए, किधर चला जाए? इधर। ये हमारे सामने कहां चला जाता है? इस साइड चला जाता है। ये पाई बॉन्ड इधर खिसक जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर खिसक जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर खिसक जाएगा। बताइए एक साथ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ है? 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स का हुआ है कि नहीं हुआ है? तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का, सॉरी पाई बॉन्ड के कितने का हुआ है? 5 का। और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने मूव कर गए हैं एक साथ? आप बताइए 10। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग करंट बनता हुआ दिखाई दिया आपको? यस, इसमें बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। इसमें ये पाई बॉन्ड बीच में हमको कंफ्यूज कर रहा है और ये बहुत जगह कंफ्यूज करेगा। तो क्या सर हम ऐसे घुमा घुमा के देखेंगे? नहीं, आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है वो कॉन्सेप्ट शानदार है। आपको 1 मिनट भाई, मैं कॉल अटेंड कर लेता हूं। बताऊंगा मैं तेरे को। चलिए वापिस आते हैं भावनाओं में। इसने चेक कर लिया कभी इसका कोई अर्जेंट आ गया हो कि क्या लगता है सर आपको? आप ही इंपॉर्टेंट है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हमें भी पूछने वाले हैं, अच्छी बात है। चलिए ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर अपन बात करें यहां पर ऑर्बिटल डायग्राम से, किससे बात करते हैं? ऑर्बिटल डायग्राम से। परफेक्ट तरीके से आपको समझाऊंगा, जिंदगी के सारे दुख दर्द आपके दूर हो जाएंगे। क्लियर? बिल्कुल सारे, ऑर्गेनिक से रिलेटेड, लेकिन वरना तुम्हारी जिंदगी में दुख बहुत है, बांटने वाला परेशान हो जाएगा। देखिए अगर अपन बात करें तो लगातार पी ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए इस वाले रिंग को देखो, ये पाई बॉन्ड, अगर इन दोनों का ओवरलैप करवा दोगे ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा। हमें इतना परेशान होना ही नहीं है। आप बताइए लगातार पी ऑर्बिटल दिख रहे हैं आपको नेफ्थलीन के अंदर? यस। ये बॉन्ड बनने से पहले की कहानी है। सभी के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? एक एक। सभी के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? एक एक। है कि नहीं है? बताइए व्हेन दिस कंपाउंड इज पुट इनसाइड द मैग्नेटिक कंपाउंड इज पुट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, क्या रिंग करंट बनेगा? बनेगा। एंड मेक द लार्जेस्ट सर्कल। अब तुम्हें बॉन्ड दिख ही नहीं रहे हैं। क्या तुम्हें बॉन्ड दिख रहे हैं फिलहाल? नहीं, और हमें देखना भी नहीं है। ये देखो, ये देखो, ये बना हमारे सामने लार्जेस्ट सर्कल। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का बना है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो काहे कंफ्यूज हो रहे थे सर? हम तो इस बीच वाले की वजह से कंफ्यूज हो रहे थे कि इसको किधर धकेल ले, इधर या उधर। अब मैं आपको बताता हूं, अगर ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दे तो क्या आपको वो वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है? नहीं। मूर्ख ऐसे लोग जो करते हैं, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन सही हुआ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी अप्रोच क्या रही। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन को तो सही कर लोगे, बाकी में टाइम कम बचेगा। ना ध्यान से, ये पाई बॉन्ड बना है तो एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का, एक इलेक्ट्रॉन, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं है? इस पाई बॉन्ड में भी एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। इस पाई बॉन्ड पर भी एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। नाउ मेक द लार्जेस्ट सर्कल ऑन द पेरिफेरी, मेक द लार्जेस्ट सर्कल ऑन द पेरिफेरी। बताइए कितने का बचा है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। बनाया कि नहीं बनाया? सो देयर इज साइक्लिक कॉन्जुगेशन। यस, लगातार पी ऑर्बिटल आ रहे हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन किसमें है? पी में। साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। द कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। तो हमें जरूरत नहीं है उसको पेरिफेरी के ऊपर लाने की। अब इसी बात को अप्लाई करते हुए चलेंगे। आप जानते हैं एंथ्रासीन के अंदर कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है? 4। 4 में से एक दिया हुआ है जिसमें बीच में बेंजीन फंसा हुआ है। क्लियर? अब हम इसे घुमा घुमा के चेक करेंगे क्या? नहीं, जरूरी थोड़ी है वहां पर तेरे को मिले हुए एंथ्रासीन ही हो।
वो तो कैसे भी एडजस्ट करके दे सकता है, हमें कतई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर ये लो, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, इस बॉन्ड का एक इधर एक इधर, इस बॉन्ड का एक इधर एक इधर, इस बॉन्ड का भी एक इधर एक इधर, सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लिख लो जो जो बॉन्ड बना रहा है, और लार्जेस्ट सर्कल बनाते हुए आगे बढ़ो। 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। घूमेंगे कि नहीं बोलेंगे इसकी पूरी पेरिफेरी पर? आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी वार फेंकोगे बड़े से बड़ा सर्कल बनाता है। वो क्या बनाता है? बड़े से बड़ा सर्कल। तो यहां पर हमारे सामने कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पहले चेक कर, इवन है? यस। 4 की टेबल में आता है? नहीं, तो एरोमेटिक होगा। क्या होगा? एरोमेटिक। आ जाइए इस कंपाउंड के ऊपर, ध्यान से सुनना भाई लोगों, तबीयत से सुनना। बताइए इसमें अब आपको डाउट आ सकता है क्या? नहीं। ये बॉन्ड जो है ना, ये बच्चों को परेशान करता है, बीच में जो बना के देता है। किसको किधर ले सर? बेंजीन मान के करें या कैसे करें? पहले इसी का ही सुल्टारा कराओ। ये लो, इन्हीं एटम से बना हुआ है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया, हटाओ इस बॉन्ड को। इस प्रकार से आप लिख दीजिए, और ये बातें आपको एक्सक्लूसिवली यही देखने को मिलेगी। खतरनाक तरीके से आप कहीं से भी पढ़कर आया हो, ये जो बातें मैंने आपको बताई, आप जानते हैं शानदार बात है। क्या है? शानदार बात है। यही आपको अप्रोच बढ़िया बना कर देता है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। द कंपाउंड इज एरोमेटिक। द कंपाउंड इज एरोमेटिक। हाँ है ना? नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में आपके क्या हो गया? नेक्स्ट कंपाउंड में देखो, ये ऐसे बना के दिया था, ये लो, ये लो। तुम्हें क्या बनाना है? लार्जेस्ट सर्कल। तुम उसको एरोमेटिक बनाने की कोशिश मत करो। क्लियर? बेंजीन के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस प्रकार से चलने दीजिए। बताने कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन होने वाला है? साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट। कितने हैं? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और एक पाई इलेक्ट्रॉन्स तो किस में आते हैं? एंटी एरोमेटिक में। किस में आते हैं? एंटी एरोमेटिक में। यू गॉट द पॉइंट? चलिए, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? होनी भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42। अभी मेरी बातें शुरू हुई है बेटा। जो आपने पढ़ा है ना, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन, फिनेंथ्रीन, इसको तो आप याद भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसको तो आप लोग याद भी कर लेते हैं, मैं जानता हूं। लेकिन जो कंपाउंड्स आपको बनाकर देगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है उसको आप जानेंगे। उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप उसको जानते भी होंगे, कोई मतलब नहीं है। ये हमारे सामने देखिए इस प्रकार से, यहां पर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, फिर से सिंगल डबल सिंगल डबल। ये लो, और अब तुम घुमाओ और सारे पाई बॉन्ड पेरीफ्री पर ला के दिखा दो। मैं आप जितना टाइम मांगोगे उतना दूंगा, जितना मांगोगे उतना टाइम दूंगा, और इसमें सारे ले आओ पेरीफ्री के ऊपर। सुलट जाओगे। क्या हो जाओगे? सुलट जाओगे। जितने जुगाड़ है ना, वो लिमिटेड कंपाउंड्स पर ही एप्लीकेबल होते हैं। क्या हमें पेरीफ्री पर लाने की जरूरत है भाई लोगों? आप बताइए, जरूरत है क्या? नहीं। ये बीच में पड़ा है, पड़ा रहने दो इसको बीच में। ये देखिए, हमें तो ये देखने बस पेरीफ्री पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेरीफ्री पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें तो वही देखने हैं, हमें तो वही देखने हैं। यू गॉट द पॉइंट? ये देखिए, इस पाई बॉन्ड का हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा, तो दिस पाई बॉन्ड इज नॉट इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी। इस टाइप के पाई बॉन्ड को हम बोलते हैं नॉन हक्कल पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं? नॉन हक्कल पाई बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। इसका एरोमेटिसिटी के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जरूरी है कि सारे पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी में आए? नहीं, जो रिंग करंट में आएगा वो आएगा एरोमेटिसिटी में। तो बनाइए फिर सर्कल। ये रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने हैं? साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। द कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। द कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। लगाइए आपने किसी भी क्वेश्चन पर दिमाग, आप रोक नहीं सकते। नीट के लेवल की बातें हुई हैं। किसकी बातें हुई हैं? नीट के लेवल की बातें हुई हैं। हायर लेवल पर तो ये खेला शुरू होता है। यहां से क्या होता है? शुरू। लेकिन हमें इस खेले को यहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि हमें मास्टर नहीं बनना है, हमें नीट क्रैक करना है। और ये कॉन्सेप्ट आपका जेईई एडवांस तक चलता है। हालांकि कुछ लोग मन गढ़ंत क्वेश्चन बना लेते हैं, मन गढ़ंत। जब तक आप किसी कंपाउंड की ज्योमेट्री नहीं जानते, उस पर आप कमेंट नहीं कर सकते, उस पर आप कमेंट नहीं कर सकते। ये सारे कंपाउंड्स इसमें फिट हो रहे थे, इसलिए मैंने आपको बताया है। क्योंकि जो फिट नहीं होंगे वो नीट डिस्कस नहीं करना चाहता, उसके लिए फिर उसको और बताना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। और हमारे सिलेबस में वो सारी बातें नहीं है। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे, और एक कंपाउंड और है उसके बारे में भी बताई देंगे।
अरे सुलटा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो बोलते हैं सुलटा लिया, उसकी कोई ना किसी दिन कोई गर्दन सुलटा जाएगा कि भाई आज इसको रखते हैं। ये खुद तो साथ के साथ छाप लेता है, और जब जैसे ही मैं छापना शुरू करता हूं ये बोलता है छाप लिया सर। मैं बताऊंगा तेरे को, तेरे कहने के मतलब मैं सब समझ रहा। तेरी उम्र से निकल के आया हूं मैं। हाँ, बातें मत करो, ठाकुर बना के छोड़ दिए जाओगे। ठाकुर के दुख दर्द ठाकुर ही जानता था। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। यहाँ पढ़ाने वाले हर एक मास्टर आपसे बहुत हरामी है, ये बात अपने दिमाग में उतार लीजिए। आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उसके पास लाइफ में, बट इंपॉर्टेंट ये है कि हम किस प्लेटफॉर्म पे हैं, किस वर्दी में है। नहीं नहीं, बोलते हैं बस ये वर्दी नहीं होनी चाहिए और एलन पर नहीं होने चाहिए, फिर आप एकदम ऐसे चकरा जाओगे कि ये वही आदमी है क्या, खतरनाक तरीके से। एक क्वेश्चन लिखा हो, उस पर दिमाग नहीं चल रहा है, बस इस डायलॉग को कैसे काटना उस पर बात चल रही है। कुछ तो ऐसे बैठे रहते हैं, मास्टर एक बात बोलेगा उसको दूसरी बोलनी है, फिर अगला डायलॉग तैयार करके रखता है। अगर वो नहीं बोलता तो बाजू वाला कौन ही मारता है, अबे इस बार तू नहीं बोल पाया। अब उसका पूरा ध्यान उसी पर है, वो बहुत अपने आप को ऐसा गिल्टी फील करता है कि ये मास्टर मुझसे जीत कैसे गया, अगली बार इसको बोलने दे, इससे बढ़िया डायलॉग मैं मारूंगा। और इसी में पूरी क्लास निकल जाती है। इन चीजों में कुछ नहीं रखा है। क्लियर? बाजू वाले को इंप्रेस करने का कोई फायदा नहीं है, इसको इंप्रेस करके कोई फायदा नहीं होगा तेरा। सुलटा दिया है क्या? यस। और यहां पर आंसर आने लगे हैं एरोमेटिक। सबसे पहले बताइए, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड? डीलोकलाइज्ड, ये कॉन्जुगेशन में है। इस लोन पेयर के बारे में क्या ख्याल आता है? लोकलाइज्ड। इस वाले लोन पेयर के बारे में क्या ख्याल आते हैं? डीलोकलाइज्ड, ये कॉन्जुगेशन में है। ये कैसा है? लोकलाइज्ड। और ये भी कैसा है? बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं है? ढेर सारे लोन पेयर आ गए हैं ताकि हम आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ सकें। क्या सर इसमें भी आप वाला तरीका लगा सकते हैं? बिंदास लगाओ, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक इस नाइट्रोजन का, एक कार्बन का, यहाँ पर इस कार्बन का, इस नाइट्रोजन का, जो मैंने ब्लू से लिखे उनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये दोनों लोन पेयर किसमें है? कॉन्जुकेशन में है कि नहीं है? फिर यहाँ पर अगर अपन, सॉरी, दोनों इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर नहीं। फिर यहाँ पर ये कॉन्जुकेशन के अंदर है। अब आप काउंट कर लीजिए, यहां से चलिए 2 3 4 और यहाँ 5 6 7 8 9 10, कितने का रिंग करंट है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग करंट है। द कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। द कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। यू गॉट द पॉइंट? तो जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे नीट लेवल के ऊपर, वो सारे के सारे क्वेश्चंस इस फॉर्मूले में फिट हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन फिट हो इसकी कोई गारंटी नहीं, नीट में आने वाला फिट होगा। जैसे एक क्वेश्चन होता है, हालांकि इसको आपको छापने की जरूरत नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूं कि कई बार होममेड क्वेश्चन कितना घातक सिद्ध हो सकता है। बहुत सारे लोगों की नोटबुक में मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। हालांकि इस क्वेश्चन के बारे में अगर अपन बात करें तो एक क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बताइए? आप अगर इस पर मॉडिफाइड हक्कल्स रूल लगाओगे तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? एंटी एरोमेटिक। हालांकि द कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। ये कंपाउंड कैसा है? नॉन एरोमेटिक। इसीलिए मैंने बोला था हक्कल ने एक शॉर्टकट दिया था। क्या दिया था? शॉर्टकट। और वो टाइम टू टाइम फेल होता रहा था, लेकिन उसका ड्रॉबैक हमसे कभी डिस्कस नहीं करेगा। ये मैं ऐसे बता रहा हूं ताकि आप होममेड क्वेश्चंस के चक्कर में ना फंस जाए। क्लियर? कई बार मास्टर जज्बाती हो जाता है, खुद ही पाई बॉन्ड बना के रिंग बना के और आगे बढ़ता रहता है कि इसने 25 कितने करवा दी, 41, अपने को तो और भी ज्यादा करवाने पड़ेंगे। उसका कोई फायदा नहीं है। चलिए लौट कर आते हैं वापस से किसके ऊपर? कौन सा लिखा था अपन ने? क्वासी। क्वासी एरोमेटिक ओब्लिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्वासी एरोमेटिक ओब्लिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जो अपनी
आयनिक फॉर्म के अंदर एरोमेटिक होते हैं। कैसे कंपाउंड्स? ऐसे कंपाउंड्स जो अपनी आयोनिक फॉर्म के अंदर क्या होते हैं? एरोमेटिक। क्या होते हैं? एंटी एरोमेटिक। उन्हें क्या बोला जाता है? क्वासी एरोमेटिक या क्वासी एंटी एरोमेटिक। वहां से सुलटा दिया है क्या? कुछ लोग अभी भी गर्दन इधर ही घुमा रहे हैं, राक्षस। लिखिए आयोनिक, अब एक मिनट, अभी बोल रहे थे छाप लिया है। आयोनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, आयोनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, आयोनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नोन एज क्वासी एरोमेटिक। यानी कि क्वासी एरोमेटिक भी एरोमेटिक ही होते हैं, लेकिन कौन सी फॉर्म में? आयोनिक फॉर्म के अंदर। आयोनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नोन एज क्वासी एरोमेटिक, और जो आयोनिक फॉर्म में एंटी एरोमेटिक हो जाते हैं उनको क्वासी एंटी एरोमेटिक बोल दिया जाता है। ये बहुत लिमिटेड कंपाउंड है। क्वासी एरोमेटिक बहुत ज्यादा है हमारे पास, लेकिन हमें बस बहुत ही लिमिटेड चीजों पर बात करनी है। जो बातें एनसीईआरटी ने की हैं केवल उन्हीं पर ही हम बात कर। चलिए पहला एग्जांपल आप लोगों के सामने आएगा। कहां तक पहुंच गए थे? 42 तक। नेक्स्ट हमारे सामने है 43। ध्यान से सुनना भाई। अब तुम देखना, आपने जीवन भर चीजों का इस्तेमाल किया है, लेकिन कभी आपने ध्यान नहीं दिया है। अगर किसी से जाके तुम पूछते इससे पहले कि सीओ में ऐसे रेजोनेंस कर सकता है, तो बोलते नहीं। क्यों नहीं कर सकता? है पोलर पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, क्योंकि रेजोनेंस का कॉन्जुगेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसे टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा। यहां पर आ जाएगा माइनस प्लस, क्योंकि इस बॉन्ड में ऑलरेडी पोलैरिटी थी। कौन से में थी पोलैरिटी? सिग्मा में या पाई में? सिग्मा में। किसमें थी पोलैरिटी? सिग्मा में। गॉट इट? चलिए बहुत बढ़िया तरीके से आपने जवाब दिया है। अब इस कंपाउंड के बारे में अगर अपन बात करना चाहें तो फिलहाल ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक स्टेज के अंदर है। किसके अंदर है? नॉन एरोमेटिक में। आप देखिए क्या यहां पर पोलर पाई बॉन्ड है? यस। और मैंने आपको बताया था बेटा, पोलर को जब भी तोड़ो किधर तोड़ो? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ तोड़ो। तो अगर मैं इसको ऐसे तोड़ दूं तो आप ही बताइए यहां पर हमारे सामने क्या बनकर आएगा? यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर आ जाएगा कि नहीं आएगा? आप बताइए यहां से यहां जाने पर क्या करवाया आपने? रेजोनेंस। और इस पाई बॉन्ड को तो घुमाया तक नहीं है, और यह आपने पहले भी करवाया था। लेकिन आप क्या बोलते थे? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजोनेंस। इनमें यहां से यहां जाने पर कोई पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं हुआ है। क्लियर? तो रेजोनेंस आप जानते हैं, किसी कंपाउंड की एक से ज्यादा लिविस स्ट्रक्चर बनानी पड़े किसी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए, उसी को रेजोनेंस कहते हैं। जैसे ये इसके एरोमेटिक कैरेक्टर को नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा, लेकिन ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आराम से एक्सप्लेन कर देगी। सर प्लीज एक्सप्लेन करके बताइए। अभी तक हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा है भाई लोगों? पोलर पाई बॉन्ड को किधर तोड़ने का? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ तोड़ने का। क्लियर? उसके बाद जवाब यहां पर हम देंगे। ध्यान से सुनना, क्या यहां पर पी ऑर्बिटल है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड बनने से पहले की कहानी है। और यहां पर भी अब पी ऑर्बिटल आ गया है। यस, लेकिन इसके पास कौन इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमने कब इलेक्ट्रॉन मांगा? प्रोवाइड कर। इलेक्ट्रॉन की टेंशन ही मत ले। क्या यहां पर साइक्लिक कॉन्जुगेशन चलेगा? बिंदास चलेगा। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है? यस। अब आप बताओ, आपको ऐसा देगा या ऐसा देगा? ये देगा, सॉरी ये देगा। ये आपको सोचना पड़ेगा। तो इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं एरोमेटिक। कंपाउंड अपने किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर अगर एरोमेटिक कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है तो उस कंपाउंड को एरोमेटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एरोमेटिक। तो कंपाउंड इज एरोमेटिक। अभी बातें खत्म नहीं हुई है। बताइए इस कंपाउंड की वजह से आपको लग रहा है कि इसमें पोलैरिटी होनी चाहिए? यस। इसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पोलर बॉन्ड है कि नहीं है? तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए था? नॉन जीरो। नो डाउट इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होना चाहिए था। इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है, लेकिन जिसका जो डाइपोल मोमेंट मिलता है वो एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा मिलता है। एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा मिलता है। पोलैरिटी तो इसमें है, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट जितना हमने सोचा था उससे भी ज्यादा, और वो मिलता है उसके किसके? एरोमेटिक कैरेक्टर की वजह से। अभी आप बताइए क्या इनके बीच में रेजोनेंस हो सकता है? यस। अगर आपने ढंग से बातें समझी हैं, ढंग से बातें समझी हैं, तो पॉजिटिव चार्ज यहां निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बताओ मुझे। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू डी। दोनों ही में Q तो क्या है? सेम, लेकिन D सेपरेशन बढ़ रहा है, और चार्ज सेपरेशन के बढ़ने से डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। तो यहां तो बस इतना सा था दोनों। पहली बात तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कम था, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है। दूसरी बात, यहाँ चार्ज सेपरेशन भी क्या है? कम, और यहाँ चार्ज सेपरेशन क्या है? ज्यादा। तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड डाइपोल मोमेंट हमें देखने को मिलता है, और वो इसी वजह से मिलता है क्योंकि कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक है। ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक है। ध्यान से सुनते रहेंगे भाई लोगों, तबीयत से। क्या सर इस क्वेश्चन के आने की संभावना है? यस, 100%।
क्योंकि अभी हम एनसीईआरटी के दायरे में चल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन सही ने पूछे हैं भाई। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपकी ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स में। किसमें दिया हुआ है? नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स में दिया हुआ है। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, हालांकि आपको इतना पता चल चुका है कि इस बॉन्ड में क्या है? पोलैरिटी। और पोलर पाई बॉन्ड को हमेशा तोड़ के देखना, आपको जब भी देखना है किधर तोड़ना है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। किधर तोड़ना है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ तोड़ना है। आप अगर ऐसे तोड़ा आपने तो कुछ समझ में आया क्या? ऐसे तोड़ा आपने तो कुछ समझ में आया? नीचे की रिंग देखो कैसी बन गई है? एरोमेटिक। कैसी बन गई है? एरोमेटिक। और इसमें भी डायपोल मोमेंट आपको मिलेगा क्या? यस, अनएक्सपेक्टेड डायपोल मोमेंट यहां पर मिलेगा, क्योंकि अभी तो ये पॉजिटिव रेजोनेंस करके यहां आएगा, फिर ये रेजोनेंस करके यहां आएगा, और चार्ज सेपरेशन बढ़ता चला जाएगा, डायपोल मोमेंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो डायपोल मोमेंट इस कंपाउंड का क्या होता है? नॉन जीरो। और ये कंपाउंड कैसा होता है? एरोमेटिक ही बोलना है, क्वासी एरोमेटिक अलग बात है, लेकिन बोलेंगे क्या? एरोमेटिक ही बोला जाएगा। अपनी आयनिक फॉर्म के अंदर ये एरोमेटिक है। किसके अंदर एरोमेटिक है? अपनी आयनिक फॉर्म के अंदर ये एरोमेटिक है। ध्यान से सुनते रहेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेकर हाजिर हूं। भाई ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत परेशान करता है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा परेशान करता है बच्चे को। गौर से देखिएगा, क्या इसमें भी पोलर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है? यस, इसमें भी पोलर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। और पोलर पाई बॉन्ड है तो हमें तोड़ के ही आंसर देना पड़ेगा, इसे तोड़कर ये आंसर देना पड़ेगा। आप बताइए पोलर पाई बॉन्ड किधर टूटेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। अगर ऐसा टूटा तो ये कंपाउंड कैसा बन जाएगा? एंटी एरोमेटिक। कैसा बन जाएगा? एंटी एरोमेटिक। सर देख सकते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो जाएगा इसके अंदर, तो ये कंपाउंड कैसा बन जाएगा? एंटी एरोमेटिक। क्या कोई एंटी एरोमेटिक बनना पसंद करता है? नहीं। लेकिन ये पाई बॉन्ड कैसा है? पोलर। हमें इसको एंटी एरोमेटिक ही बोलना पड़ेगा। और ये जेई एडवांस पूछ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डजंट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। कौन सा एग्जिस्ट नहीं करते? एंटी एरोमेटिक। सो यू गॉट द पॉइंट, एरोमेटिक डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं कि सर जब एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो क्यों तोड़ रहे हो आप उसको? बिल्कुल सही सवाल आपका, लेकिन बॉन्ड कैसा है? पोलर। हमारे बस में नहीं है। बॉन्ड कैसा है? पोलर। तो पोलर पाई बॉन्ड अगर आपको दिया है बेटा तो तोड़ के ही आंसर देना है। किधर तोड़ना है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ तोड़ना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, फिर उसको डिक्लेयर करना है कि एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। अगर नीट बात करेगा तो यही तक बात करेगा क्वासी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में, लेकिन मुझे बातें और भी करनी पड़ेंगी। छापिए, आगे बढ़ूंगा। देखिए हर बच्चे का ऑर्गेनिक एक लेवल पर नहीं हो सकता, फालतू की मेहनत नहीं करना चाहता। ये हर बच्चे की अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कुछ बच्चों को एक बार बोल दिया ना बेटा नीट यहां से नहीं पूछता है, उसके दिमाग में क्लियर कट है, नहीं पूछता मतलब नहीं पूछता। कुछ को डर बना रहता है अंदर से, दिया तो इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। नहीं, ये रियलिटी है। आपको लगता है अगर मैं ऐसे बोलूंगा, आप भी जानते हैं इस क्लास में बैठे हुए हर एक बच्चे का सिलेक्शन तो नहीं होना। दिस इज द हार्ड रियलिटी। सर आप नेगेटिव बात कर रहे हैं, नहीं मैं पॉजिटिव करता हूं, सबका सिलेक्शन होगा। हो जाएगा क्या? मैं डेली आके बोलता हूं हम सबका सिलेक्शन होगा, तुम्हारे साथ साथ मेरा भी हो जाएगा। पॉजिटिव बात करने से रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आते हैं भाई, वर्क करने से रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं। तो सभी का तो होना नहीं है, तो कंफर्म है। और आप तो यही मानकर चलो कि नहीं होने वालों में से मेरा ही नाम लिया गया है और मुझे उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? सिलेक्शन के अंदर। जो बात बोली जाए खुद पे लो कि मेरे बारे में कह रहा है तेरा नहीं होगा, और मैं इसको करके दिखाऊंगा सिलेक्शन। नहीं होगा तो वो अगली बार भी बैठेगा, और अगली बार मैंने बोला कि ये नहीं आते और आ गया तो मेरी गर्दन नहीं पकड़ लेगा, किधर आ, पिछली बार भी तूने बोला था। तो बहुत सोच समझ के बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है ये बातें एनसीईआरटी में नहीं है, इसके आगे जो आने वाली है। लेकिन पढ़ाना मजबूरी है, क्योंकि ये बातें आप पहले भी कि अल्फा में ज्यादा पढ़ाया जाता है। अल्फा में तो समेटा जाता है रायता जो पहले भी घेरा गया है। सुलटा दिया है क्या? डायपोल मोमेंट नॉन जीरो, इसका नॉन जीरो। क्लियर? वैसे इनमें वैसे भी पोलैरिटी, बच्चा धोखा नहीं खाता, जिसने आईओसी ठीक ठाक पढ़ी है उसको समझ में आ जाता है बॉन्ड पोलैरिटी है इसके अंदर। एक बॉन्ड मोमेंट होता है और एक डायपोल मोमेंट होता है। सलटा दिया? चलिए इस पर ध्यान रखना भाई विशेष, क्योंकि आपके दिमाग में ख्यालात आएगा अभी जो आगे पढ़ाऊंगा उसको लेकर कि सर जब एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो बना ही क्यों रहे हैं? पोलर है, बस में नहीं है हमारे, टूटेगा। नेक्स्ट, ये सारे के सारे कंपाउंड्स अगर आप देख रहे हो तो ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ज्विटर आयन क्या होता है?
क्या 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 फेंको, मैं समेट रहा हूं, फेंको। दोनों हो, प्लस और NaCl को ज्यूट्राइन बोल सकता हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने चाहिए, ये और भी बढ़िया है, में होने चाहिए। फेंको बे फेंको। अबे इतनी सी बात होती है, दोनों एक ही मॉलिक्यूल का हिस्सा होना चाहिए। दे मस्ट बी कनेक्टेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक कंपाउंड है ये, ज्यूट्राइन नहीं है। पता नहीं, बस इतना लिख लेते हैं, प्लस माइनस हो, प्लस माइनस हो। आधे तो ये भी बोल देते हैं एक बेस हो एक एसिड। अभी आने दो, एप्लीकेशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ उधेड़ा जाएगा तबियत से। 646 पर आ गया हूं भाई लोगों। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस के नीट में पूछे जाने के चांसेस कितने हैं? 0%। मैं साफ बोल रहा हूं, लेकिन मुझे पढ़ाने पड़ेंगे। आप बिल्कुल कह सकते हैं, वाई वालों ने बोला था कि सर छोड़िए, बिल्कुल अगर आपको लगता है नहीं आना तो बिल्कुल छोड़ सकता हूं, लेकिन नहीं नहीं, लेकिन आपके जो मेजर होंगे ना, उसमें पेपर बनाने वाला मैं तो हूंगा नहीं, और ये डालेंगे, और वहां पर अपना क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, मुझे पता है। कोई बड़ी बात नहीं है, 2 ही कौड़ी का सवाल है। कितने कौड़ी का है? 2 कौड़ी का। हमारे लिए बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, टफ नहीं हमारे लिए ज्यादा, बस क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है चीजें। इसको देखो ध्यान से, ये जो पाई बॉन्ड है ना दोनों रिंग के बीच में, ये तोड़ना पड़ेगा हमें। इसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन में आएगा। आपने देखा जब तक जो रिंग के बाहर का पाई बॉन्ड है, इसको एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड बोलते हैं, जब तक वो नहीं टूटेगा हमें नहीं पता चलेगा। क्लियर? तो इसे तोड़ना पड़ेगा। अब बताइए, क्या ये पाई बॉन्ड पोलर है? नहीं, तो हमारी कोई मजबूरी नहीं है। क्लियर? पोलर होता तो ये मोरियन की तरफ टूटता, हमारे बस में नहीं होता, लेकिन ये तो पोलर नहीं है, तो हम तोड़ के देखना चाहते हैं। बताओ किधर तोड़ूं? सर किधर भी डिफरेंस ही। बहुत बढ़िया। एक बार मान लीजिए आपने इसको ऐसे तोड़ दिया है, तो यहां पर कैसा चार्ज आएगा भाई लोगों? माइनस। और यहां पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस। यस, ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से। दूसरा, अगर अपन बात करना चाहें तो आप इसको इस प्रकार से भी तोड़ सकते हैं। नीचे की तरफ क्या लेकर आ जाएं? माइनस। और ऊपर की तरफ क्या लेकर आ जाएं? प्लस। क्या लेकर आ जाएं? प्लस। ऐसे भी टूट सकता है, टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है? दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब इसको देखिए, ये रिंग कैसी बन गई है? एंटी एरोमेटिक। तो ये बोलेगी ये तूने क्या किया, पहले ही सही थे, बर्बाद कर दिया तूने इस बॉन्ड को तोड़ के। ये बोलेगा तू तू क्या, मैं खुद बर्बाद हो गया हूं, मैं भी क्या हो गया हूं? एंटी एरोमेटिक। क्या हम ऐसे काम करेंगे? नहीं। नॉन पोलर पाई बॉन्ड को तोड़ने से पहले विशेष ध्यान दें, कोई रिंग एंटी एरोमेटिक नहीं बननी चाहिए। अगर कोई रिंग, एक भी रिंग इनमें से एंटी एरोमेटिक बन जाती तो इस बॉन्ड को हम नहीं तोड़ते। क्लियर? उधर देखो, ऐसे ये भी एरोमेटिक बन गया है, और ये भी क्या बन गया है? एरोमेटिक। ये बोलता है ये बढ़िया काम किया तूने, दोनों को मॉक्स मिलेगा, अब एरोमेटिसिटी में चले गए हैं। तो ये इस प्रकार से इस पाई बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है, इस प्रकार से इस पाई बॉन्ड को नहीं तोड़ा जा सकता। अब बताइए इस कंपाउंड के बारे में आपका, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, या नॉन एरोमेटिक है? एरोमेटिक है। कंपाउंड ऐसे ही देगा, तोड़ के तुझे चेक करना पड़ेगा। क्लियर? बताइए, क्या ये कंपाउंड आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? यस। तो यहां से जाहिर सी बात है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? नॉन जीरो। इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? नॉन जीरो। डाइपोल मोमेंट क्या रहने वाला है? नॉन जीरो। यू गॉट द पॉइंट? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है? देखो यहां से देखो, ये इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार पूछता है हाइड्रोकार्बन विच इज पोलर। पोलर मींस हैविंग डाइपोल मोमेंट। यहां पर कोई बॉन्ड पोलर नहीं है इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, लेकिन ये बॉन्ड टूट गया एरोमेटिसिटी के कारण, इसलिए इसमें क्या आ गया? डाइपोल मोमेंट। ये क्वेश्चन हायर लेवल पर कई बार आता है कि पोलर हाइड्रोकार्बन को पहचानिए, ये पोलर हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है। अभी आप ध्यान से सुनते जाएंगे, क्या करेंगे? ध्यान से सुनते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ रहा हूं। किसकी तरफ बढ़ रहा हूं? 47 की तरफ बढ़ रहा हूं। मान लीजिए ये रिंग इस प्रकार से जोड़कर दे दी गई। पहले अपने दिमाग में उतारिए, पाई बॉन्ड कौन से तोड़ना है? जो दोनों रिंग के बीच में है वो पाई तोड़ना है, सिग्मा नहीं तोड़ना है। क्लियर? अब आप इसके तोड़ने का एक ही तरीका हो सकता है। क्यों सर एक ही? क्योंकि दोनों रिंग एक जैसी तो हैं। मान लीजिए मैंने इसको ऐसे तोड़ दिया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी। अगर मैंने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी तो यहां पर कैसा चार्ज आएगा? माइनस। और नीचे वाले पर, आप बताइए ये काम हम कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते सर? ये क्या बनेगा हमारे सामने? एरोमेटिक। और ये हमारे सामने क्या बन जाएगा? एंटी एरोमेटिक। एक को जितना स्टेबलाइजेशन मिलेगा दूसरे को उतना ही डिस्टेबलाइजेशन मिलेगा। मान लीजिए आप दो दोस्त आए घर से, साथ चले, और एक बोलता है कि भाई इस बार दोनों मिलकर मेरा सिलेक्शन करवाते हैं, मान लोगे उसकी बात को?
ये अपना फायदा देखना चाहता है और इसका क्या है नुकसान। ये बॉन्ड तभी टूटेगा जब दोनों का फायदा होगा, दोनों रिंग एरोमेटिक बनेंगी। तो इस प्रकार की कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनानी, कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनानी। तो इस कंपाउंड को डिक्लेयर किया जाता है क्या, नॉन एरोमेटिक। क्योंकि ये पाई बॉन्ड जब तक टूटेगा नहीं ना तब तक साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता। ये बॉन्ड टूटने पर ये पी ऑर्बिटल फ्री होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये नॉन एरोमेटिक है। बताइए इस केस में म्यू की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। क्या रहेगी, जीरो। कोई पोलैरिटी इसके अंदर इंड्यूस नहीं होने वाली है, सॉरी कोई पोलैरिटी इसके अंदर नहीं आने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। अभी मेरा खेला खत्म कहां हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 आप लोगों के सामने आ गया है। अब मुझे लगता है कि आप लोगों के दिमाग में बातें उतरने लगी है। इस कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए प्लीज। इस कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए, ज्यादा तो आप नहीं कर पाएंगे मैं जानता हूं। देखिए आपको पता है ये बॉन्ड टूटेगा, 5 की रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, 6। और इसमें भी कितने आने चाहिए, 6। ये आप जानते हैं पॉजिटिव के साथ एरोमेटिक बनता है, वो नेगेटिव के साथ। तो फिर क्या दिक्कत है सर, तोड़ दीजिए ना इसको, दोनों रिंग का फायदा हो रहा है। तो इस कंपाउंड का लो, अब आप इतना ही फोर्स कर रहे हैं तो मैं कौन होता हूं मना करने वाला। यहां पर अगर अपन बात करें, दोनों रिंग एरोमेटिक बन चुकी है क्या, यस। ये रिंग भी एरोमेटिक, ये रिंग भी एरोमेटिक। सो द कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। बताइए डायपोल मोमेंट के बारे में क्या ख्याल आता है, नॉन जीरो। डायपोल मोमेंट के बारे में क्या ख्याल आता है, नॉन जीरो। क्लियर। नेक्स्ट और एक आखिरी क्वेश्चन आने वाला है, उसके बाद आप छाप लेना। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 48। क्वेश्चन नंबर कौन सा आने वाला है, 48। 8 कहां है, तो अच्छा लो 49। थोड़ा बीच में गलती करके 50 कर देना, अच्छा लगेगा। 50 हो गई है, क्या हो गई है, 50 हो गई है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है एजुलेन। क्या होता है, एजुलिन, एनुलिन नहीं बे, एजुलिन। तुझे क्या दिखाई देता है, एजुलिन। एजुलिन नहीं, एनुलिन की बात कर, सॉरी हाँ एजुलिन की बात कर रहा हूं, एनुलिन की बातें नहीं हो रही हैं। ये कंपाउंड है, इसे हम बोलते हैं एजुलिन, एनुलिन नहीं। एजुलिन इस कंपाउंड का नाम है। इसमें एक रिंग होती है 7 की और एक रिंग होती है 5 की। गौर से देखो, एक रिंग है 7 की और एक रिंग है 5 की। यहां से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर हमेशा आपका सही आएगा। अभी मैंने इस कंपाउंड के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है। आप बताइए ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक, कैसा है, एरोमेटिक। आपने पेरिफ्री पर काउंट करके दिया या पहले से आंसर याद था, पेरिफ्री पर, और इसका आंसर बिल्कुल सही आया। अगर उसने हमसे पूछा क्या ये एरोमेटिक है, तो 100% ये कंपाउंड एरोमेटिक है। लेकिन जो आप रिंग करंट बताएंगे ना, वैसा इसमें रिंग करंट है नहीं, अलग चलता है। देखिए यहां से अगर अपन बात करना चाहें, ये बॉन्ड जाता है इधर, ये जाएगा इधर, तो ये जाएगा इधर। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनकर आएगी, क्या बनकर आएगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनकर आएगी। भाई लोगों ध्यान से सुनते रहना। हालांकि एनसीईआरटी ने तो इस पर भी बातें नहीं की है, एनसीईआरटी ने तो इस पर भी बातें नहीं की हैं। यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। गौर से देखो, आप गौर से देखो, बन गई है, एक 5 की और एक 7 की। ये देखो ये वाली रिंग बिल्कुल आपको ऐसी दिखाई दे रही है, ये वाली देखो, ये वाली 7 मेंबर रिंग दिखाई दे रही है, इसमें भी एरोमेटिसिटी है, यस। और वो रिंग कैसी दिखाई दे रही है, ऐसी 5 की देखो, डबल डबल और नेगेटिव चार्ज। तो इसमें 2 रिंग करंट बनते हैं, इंपॉर्टेंट ये है, 2 रिंग करंट बनते हैं, वो भी अलग अलग। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों हुआ, अभी से पहले तो ऐसा नहीं, आपके लेवल पर मैं बता नहीं सकता। बात तो है खतरनाक, बात तो क्या है, खतरनाक। रेजोनेंस एनर्जी में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा। जब भी किसी रिंग में इंडिविजुअली रेजोनेंस होता है ना, इंडिविजुअली, तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा आती है। और जब उस रिंग को किसी दूसरे रिंग से जोड़ दिया जाता है, फ्यूज कर दिया जाता है, तो फिर उस केस में उसकी रेजोनेंस एनर्जी कम हो जाती है, उसका एरोमेटिक कैरेक्टर कम हो जाता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे बेंजीन और नेफ्थलीन में से एरोमेटिक कैरेक्टर किसका जाता है, बेंजीन का। मैं रेजोनेंस एनर्जी में समझाऊंगा ये सारी बातें। इंडिविजुअल रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा। अगर उसको किसी के साथ फ्यूज कर दिया जाता है तो उसका एरोमेटिक कैरेक्टर कम हो जाता है। और इसने यही किया है कि ये चाहता है इसके अंदर अलग अलग क्या बने,
से सुनना, ये चाहता है इसके अंदर अलग अलग क्या बने, रिंग करंट। एक तो 7 की रिंग रहेगी जिसमें पॉजिटिव चार्ज के साथ डिलोकलाइजेशन रहेगा, एक 5 की रिंग रहेगी जिसमें नेगेटिव चार्ज के साथ डिलोकलाइजेशन रहेगा। 1 मिनट सर, इसमें तो बॉन्ड टूट गया, प्लस माइनस आ गया है। यस, तो पहली बात, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। यस, ये तो आप यहीं से बता सकते थे, गलत तरीके से भी आंसर सही आ जाता है। दूसरी बात, इस कंपाउंड का जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो है। ये है खतरनाक बात, इस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट क्या है, नॉन जीरो। दिस इज ए पोलर हाइड्रोकार्बन, दिस इज ए पोलर हाइड्रोकार्बन। और इसने पोलरिटी एक्वायर इसलिए की है ताकि इंडिविजुअल रिंग्स में करंट फ्लो कर सके, रेजोनेंस एनर्जी को बढ़ा सके, रेजोनेंस एनर्जी को बढ़ा सके। आप बताइए इसमें भी डाइपोल मोमेंट आएगा कि नहीं आएगा? अगर अपन इसका और रेजोनेंस करवाएं तो ये पाई बॉन्ड इधर और पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा, चार्ज सेपरेशन बढ़ेगा और चार्ज सेपरेशन के बढ़ने से डाइपोल नहीं बढ़ता है। तो कई बार हमसे पूछ लेता है कि बताइए कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? अगर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो चार्ज तो जाहिर सी बात है सेम मिलेगा, बिकॉज चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो बदलेगा क्या, केवल और केवल डिस्टेंस। चार्ज जितने ज्यादा दूर होंगे मैग्नेट का उतना ही ज्यादा होगा। यू गॉट द पॉइंट? ये हमारा आखिरी कंपाउंड है एजुलिन, छापिए इसको। हालांकि एनसीईआरटी में एजुलिन रिलेटेड कोई बातें नहीं की गई, लेकिन बताना मजबूरी है। फोर्टी 46 से लेकर 49 तक मात्र हवाबाजी, नीट में आने के चांसेस 0%, साफ बोलता हूं भाई। लेकिन आप इस बात को जानते हैं, आपने ये मेरे पढ़ाने से पहले भी पढ़ रखे हैं। नहीं पढ़ाता तो फिर तुम बोलते हो ये तो पिछली बार वाला भी नहीं पढ़ा रहा, अबे बहुत कम पढ़ा रहा है, सोच जीओसी में इतना पढ़ा रहा है तो रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या पढ़ाएगा? रिएक्शन मैकेनिज्म में तो पानी पानी करके रख दूंगा, क्योंकि वो रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। क्या है? रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। खतरनाक बातें शुरू होंगी वहां। मुझे पता है आप इंतजार भी उसी का कर रहे हैं कि सर जीओसी तो कोई भी पढ़ा लेगा। जीओसी तक मास्टर को भाव नहीं देता बच्चा कि मेरे को पहले ही आता है, तू भी नहीं आएगा तो किस दिन मैं पढ़ा दूंगा, तेरे को छुट्टी लेनी है तो बता देना, बस ये बता देना टॉपिक कौन सा है, यही कंटिन्यू करो कि कोई नया शुरू कर दूं मैं। हाँ, लीडर में पढ़ाओ तुम लोग जाके। सुलटा दिया है क्या? तो जिन लोगों का हाथ कमजोर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, परेशान रहते हैं, उनको लिखते रहना है कि ये फालतू है, फालतू है। क्योंकि हर बच्चे का आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता, हर बच्चा एक सारी चीजें याद नहीं रख सकता। कुछ लोगों की जो मेमोरी है वो लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड, ऑटो डिलीट मोड पे चला जाता है, तो वो लिमिटेड चीजों को याद करे। जिसके आने के चांसेस नहीं है उसमें फालतू में मेहनत क्यों करें आप लोग? सुलटा दिया है क्या? ये आरडीएस तो तुमने आगे बिठा रखे हैं सारे के सारे। एक बात आपने समझी यहां से, अगर पाई बॉन्ड पोलर नहीं है कोई मजबूरी नहीं है, जरूरी नहीं आप इस पाई बॉन्ड को तोड़े, तभी तोड़े जब दोनों एरोमेटिक बने। लेकिन पाई बॉन्ड पोलर है तो फिर हमारे बस में नहीं है, वो टूटेगा मोरियन की तरह। हमने देखा पोलर को टूटकर, लेकिन यहां एंटी एरोमेटिक नहीं बनाया हमने। ये बच्चा परेशान होता है, वो होगा परेशान जो ध्यान से मुझे सुनेगा नहीं। सिंपल सी बात है, नोट्स में कोई मिलने वाला नहीं है, नोट्स तो हर जगह मिलते हैं हर टीचर के। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कहां पर बोली गई है और कब बोली गई है होता है। सुलटा दिया क्या? तो अब इसका 2-4 क्वेश्चंस करते हैं। अब जो पढ़ा है एरोमेटिसिटी पर इतना, 2-4 क्वेश्चन तो बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो लिखिए फिर, बहुत ही फेमस क्वेश्चन तरीके से वो क्वेश्चन दिखाई देगा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। लिख दीजिए पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन एलो। बोर्ड टाइप क्वेश्चन आ गया, जैसे 12th बोर्ड में आया करता था। एक्सप्लेन डाइईन, explain cyclopentadiene have acidic nature. Explain cyclopentadiene have acidic nature. साइक्लोपेंटाडाइइन का एसिडिक नेचर होता है, ये आपसे वो एक्सप्लेन करवा रहा है। क्या आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे? बहुत बढ़िया है। फिर तो देखिए, बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पहले से याद है।
आपको ऑर्गेनिक में वो नहीं बताना है जो आपको आता है, वो बताना है जो उसने पूछा है। सिंपल सी बात है। पहले आप जीरो लेवल से पढ़िए। हो सकता है कभी जीवन में आपने ऐसी बातें सोची ही ना हो, आपने बस वही सोचा हो जो आपको सोचने पर मजबूर किया गया हो। ये हमारे सामने कंपाउंड है, आप जानते हैं साइक्लोपेंटाडाइन। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर इसमें तो पाई बॉन्ड की पोजीशन तो नहीं बताई गई, आपने कॉन्जुगेशन में क्यों लिया? अगर तो बेटा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp, और sp बन सकता है क्या? 180 बॉन्ड एंगल चाहिए sp के लिए, तो ये ऑटोमेटिक कहां जाएगा? कॉन्जुगेशन में। गॉट द पॉइंट? चलिए अब देखो यहां पर ढेर सारे हाइड्रोजन है। कितने हैं? ढेर सारे। एसिडिक कंपाउंड वो होते हैं जो H प्लस देते हैं। क्या देते हैं? H प्लस। तो यहां से हमें H प्लस निकालना है और क्या बनाना है? कॉन्जुगेट बेस। क्या बनाना है? कॉन्जुगेट बेस। अब कौन सा H निकालें? देखो ये सारे H जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये सारे डबल बॉन्ड पर लगे हुए H है। सारे के सारे किस पर हैं? sp2 कार्बन पर। और ये वाला H किस कार्बन पर? पहले हम sp2 कार्बन वाले H हटाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने इसको हटा दिया। अगर हमने इसको हटा दिया तो बताइए क्या कहा जाएगा? राक्षस। कॉन्जुगेट बेस बनता है, H प्लस के हटने से क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? एनायन। यहां पर बनेगा माइनस और यहां पर ये बाहर कौन निकल जाएगा? H प्लस। एसिड H प्लस ही देता है क्या? यस। सबसे पहले कमेंट कीजिए इस नेगेटिव चार्ज के बारे में। सर कर दिया है, नेगेटिव लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड है कि नहीं है? तो इसको तो कोई खास स्टेबिलिटी मिलने वाली नहीं है, फालतू में आपने इसको हटाया है, कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट ये हाइड्रोजन एसिडिक होता ही नहीं है, मतलब हमसे गलती हो गई, गलत हाइड्रोजन को हटा दिया हमने। तो फिर सर कौन सा हटाओगे आप? इसको हटाएंगे। किसको हटाएंगे? इन दोनों में से किसी को हटाने की कोशिश हम करेंगे। हालांकि आप जानते हैं ये sp3 पर है। ये किस पर है? sp3 पर है कि हटा दे इसको। क्यों? हमने पूछा क्यों? कि मेरे अंदर कॉन्जुगेशन तो है, दो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, लेकिन साइक्लिक नहीं है। तू अगर इसको हटा दे और प्योर ऑर्बिटल प्रोवाइड कर दे तो मुझे मॉक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मॉक्स। अब हमने लगाया दिमाग कि साइक्लिक कॉन्जुगेशन करवाना है। हाँ करवा देंगे, काहे की टेंशन ले रहे हो? साइक्लिक कॉन्जुगेशन तो हम करवा देंगे। ये लो, हमने यहां से किसको हटा दिया है? H माइनस को हटा दिया है। H को कैसे हटा दिया? माइनस बनाकर। रिंग बोलेगी राक्षस तूने ये क्या किया? बर्बाद कर दिया मेरे को। क्या कर दिया? बर्बाद। आप सोचिए अगर H यहां से माइनस बनकर हटेगा तो पीछे क्या रह जाएगा? प्लस। और ये आपने क्या बना दिया है? एंटी एरोमेटिक। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, वो बोलेगा कि मैं पहले ही अच्छा था, नॉन एरोमेटिक। मैं पहले ही अच्छा था, मतलब गलती हो गई। H तो हटाया लेकिन हमने गलत हटा दिया, माइनस बना के हटा दिया। क्या बना के हटाना चाहिए था? प्लस बना के हटाना चाहिए था। और जैसे ही आपने H को प्लस बनाकर हटाया तो यहां पर पीछे क्या बनेगा? माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा? ये देखिए। आप पहले तो बताओ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई लोगों? sp2। साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। अंदर कंपाउंड इज एरोमेटिक। That's why this hydrogen is acidic in nature, क्योंकि इस H के हटने के बाद जो conjugate base है वो रेजोनेंस एंड एरोमेटिसिटी से स्टेबलाइजेशन पाता है, इसीलिए ये H एसिडिक होता है। अब इस H पर आपकी निगाहें बनी होनी चाहिए। जब भी किसी को हम एसिड बोलते हैं तो H प्लस देता है कि H माइनस? क्या देता है? H प्लस। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना मेरी बातें, तबीयत से सुन लेना भाई, बहुत सारी बातें बताऊंगा, तुम छापने पर ज्यादा दिलचस्पी लेते हो। हमारे सामने कोई भी एनायन आ जाए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, क्या आ जाए? एनायन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। देखिए आपने ये बातें पहले भी सुनी होंगी लेकिन तरीका एकदम इस बार एकदम फ्रेश है। क्या है? फ्रेश। तो चीजें बहुत कॉपी हो चुकी हैं, हम डाइल्यूट हो चुकी हैं। देखिए एनायन का पहला काम क्या होता है बताइए? डीप्रोटोनेशन। पहला काम क्या होता है? डीप्रोटोनेशन। एनायन जब भी आपके सामने आएगा पहला काम करता है किसी का H प्लस चुरा लेगा। किसी का क्या चुरा लेगा? H प्लस। उसी को आप एसिड बेस रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन एसिड बेस में बच्चे को समझ में नहीं आता है करना क्या है। एसिड बेस का मतलब है अगर किसी हाइड्रोजन है तो उसको चुरा लो। क्या करो? चुरा लो। दूसरा काम अगर हम बात करना चाहें एनायन का होता है एडिशन एट पोलर पाई बॉन्ड। क्या होता है? एडिशन एट पोलर पाई बॉन्ड। ये आपके लेवल पर वैलिड बातें हैं। सर पोलर पाई बॉन्ड, अरे पोलरिटी सिग्मा की वजह से होती है। हमारे सिलेबस के यही दो पाई बॉन्ड कैसे हैं? पोलर। आया ना? पाई में कोई पोलरिटी नहीं होती है, पोलरिटी किसमें होती है? सिग्मा में। होती है कि नहीं होती है? आप कभी दिमाग पे जोर डाला है? जब आप CN में दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं? कितने चार्जेस दिखाते हैं? यहां पर दिखाते हैं पार्शियल प्लस और यहां पर
पार्शियल माइनस, ये दिखाते हैं। तो जो सिग्मा के हैं, ये तो इसमें भी तो होते हैं जनाब, यानी ये क्या है, यहां पर भी आपके सामने रहेगा पार्शियल नेगेटिव और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव। तो पोलरिटी सिग्मा में होती है, किसमें होती है, सिग्मा में। और जिसका सिग्मा पोलर होता है उसी को ही पाई को हम पोलर बोल देते हैं, नो इन जनरल। तीसरा काम बताइए एनायन का, तीसरा काम। एक एनायन क्या हो सकता है, एनायन एक बेस हो सकता है, यहाँ बेस का काम करेगा। एनायन एक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, या न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। तीसरा काम होता है इसका, या तो ये करेगा एसएन, कई बार SNAR करेगा। क्या करेगा, SNAR। ये ध्यान रखना, बहुत काम की चीज बता रहा हूं। या तो SN2 करेगा या SNAR करेगा। ये काम होते हैं न्यूक्लियोफाइल के। किसके होते हैं, न्यूक्लियोफाइल के। और यही बेस बन जाएगा तो क्या करने लग जाएगा, E2। क्या करने लग जाएगा, E2। ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, रिएक्शन मैकेनिज्म में काम में आएंगी। अब सुनना ध्यान से। मान लीजिए आपके सामने ये कंपाउंड दिया हुआ है, भाई लोगों ध्यान से सुनते रहना। अब इस कंपाउंड में आपकी निगाहें इसी हाइड्रोजन पर है। अब मुझसे पूछोगे तो नहीं ना कि सर इस हाइड्रोजन के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़े हो, मैंने सारे आपकी जो पॉसिबिलिटी थी वो खत्म कर दी है। हालांकि आपने पिछली बार यहीं से बात शुरू की होगी, सोचा भी नहीं होगा कि ये वाले क्यों नहीं हटाए हमने। चलिए अब देखो, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी है मेटल के साथ। भाई मेटल का भी पहला काम डीप्रोटोनेशन होता है। मेटल का भी पहला काम क्या होता है, डीप्रोटोनेशन। बहुत खतरनाक बात बता रहा हूं, क्योंकि आगे मल्टीपल काम आएंगे इनके। डीप्रोटोनेशन का मतलब है ये भी एसिडिक हाइड्रोजन को सुलटा देता है। 9th-10th क्लास में पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है सर, कि एसिडिक कंपाउंड्स रिएक्ट विद मेटल एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। रिलीज करते हैं कि नहीं करते हैं। सो ये प्रूफ इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, प्रूफ है कि इसके पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। सर और बताइए ना प्लीज। मान लीजिए अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, मेटल हाइड्राइड के साथ। बताइए H- क्या है, आप बताइए H- क्या है, बेस एनायन है कि नहीं है। एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन। ये एसिडिक हाइड्रोजन है क्या, यस, इसको चुरा ले जाएगा। इसको H+ बना के चुराएगा कि माइनस। H- के काम का माइनस नहीं होता है, क्या होता है, प्लस। तो यहां क्या बना जाएगा, माइनस, और खुद प्लस चुरा ले जाएगा। बताइए हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें और इसके रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं, सोडियम इथॉक्साइड के साथ, तो बताइए एनायन का पहला काम क्या होता है, डीप्रोटोनेशन। ये भी इसका एसिडिक हाइड्रोजन चुरा ले जाएगा क्या, यस। ये सब इसके एसिडिक हाइड्रोजन के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। अब सुनना शानदार बात, कमाल की बात, खतरनाक बात, ध्यान से सुनना। ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन, आपने पढ़ा होगा कि ये वाला जो हाइड्रोजन होता है जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, ट्रिपली बॉन्डेड से। ये sp हाइब्रिडाइज होता है, ये इवन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करता है, और इसका एसिडिक नेचर अमोनिया से ज्यादा होता है। आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग लेटर। वैसे भी आप जानते हैं sp हाइब्रिडाइज कार्बन की EN, पूरा बोलो, किससे ज्यादा, sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा। नाइट्रोजन से ज्यादा बोला गर्दन तोड़ दूंगा तुम्हारी, क्योंकि नाइट्रोजन भी sp2 होगा तो उसका पापा निकलेगा। क्लियर। तो यहां पर हमारे सामने ये एसिडिक होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन मैं आपको बता दूं इससे भी ज्यादा एसिडिक नेचर इस हाइड्रोजन का होता है। भले ही ये हाइड्रोजन sp3 कार्बन पर जुड़ा हुआ है, भले ही ये हाइड्रोजन किस पर जुड़ा हुआ है, sp3 कार्बन पर जुड़ा हुआ है। रीजन बीइंग एरोमेटिसिटी, रीजन बीइंग एरोमेटिसिटी। इसकी जो pKa वैल्यू आती है, उम्मीद करता हूं आपको ये पता होगा, याद करना नहीं है pKa वैल्यू, कहीं याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरी ऑर्गेनिक में आपको। pKa वैल्यू इसकी 25 के आसपास होती है, और इसकी pKa वैल्यू की अगर अपन बात करना चाहें तो ये लगभग 16 के आसपास होती है। अब देख लीजिए कितना फर्क है। हाइब्रिडाइजेशन को पीछे छोड़ गया कौन, एरोमेटिक। आप जानते हैं मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसका कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक बनेगा। क्या बनेगा, एरोमेटिक। छापिए, आगे बढ़ूंगा। किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी अभी तक है तो बताइए। कम पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, और सही पढ़ो। ज्यादा पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है। फॉर सिलेक्शन बी सेलेक्टिव। अभी तो तुम बहुत सारा पढ़ लेते हो, काम की चीजें तो बाद में पढ़ोगे नहीं। जीओसी में तो सब ये भी पढ़ा दो वो भी पढ़ा दो, रिएक्शन मैकेनिज्म में जैसे 10-15 लेक्चर बीतेंगे, सर इंपॉर्टेंट बता दो। तो एनर्जी को उसके लिए बचा के रखता ना तू। और कुछ टीचर होते हैं जो इंपॉर्टेंट बता भी देते हैं। अपना तो एक ही फंडा है, जो हमारे टीचर्स बोलते वो इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है। मैं कई बार बोलता हूँ, नाप तोल के मेहनत करने वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। अंधाधुंध मेहनत करनी पड़ेगी भाई।
खतरनाक लेवल पर। 16-17 लाख बच्चों में से 20,000 के अंदर आना कोई मजाक नहीं है। और आप इस बात को समझ सकते हैं, पिछले 4 सालों से आप इसी कार्रवाई में लगे हुए हैं। कुछ लोगों की तो रैंक ऐसी नहीं आई कि एक झटके में पढ़ी जा सके। पांच डिजिट में कितने लोगों की रैंक है, ये गिन रहा है देख। नहीं सर, अपन तो 5 से बाहर वाले हैं। सब 1 लाख से नीचे हैं। 30,000 से नीचे कितने की रैंक है? 30 और 30 से नीचे। दूसरों के बारे में बताया करो, खुद के बारे में थोड़ी बताओगे तुम। सुलटा दिया क्या? जो है ना उसे डिप्रेशन नहीं कहते हैं बेटा। डिप्रेशन तो आने वाले टाइम में आएगा। ये तो तुम क्या है, छोटी छोटी उम्र में ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये वर्ड्स हमें 12th तक पता भी नहीं होता था। घर वाले लात मार के बोलते थे अबे पढ़, पेपर है कल तेरा। कोई पता ही नहीं था। आजकल उस वर्ड का हमने कभी जिंदगी में फील किया हो कि नहीं किया हो, बस पता सुन लेते एक बार। आधी चीजें दिखावे पे चल रही है, दिखावे पे। फिल्मों में दिखाते हैं बच्चे का रिजल्ट खराब आया, अपने आप को कमरे में लॉक कर लेगा और सिंपैथी गेन करेगा। अपने भी कम आए, अपन भी वही करते हैं कि अब मेरे को टेंशन चाहिए, पता नहीं मैंने कितनी ताबड़तोड़ मेहनत की थी, मेरा तो लक ही खराब है। बेटा तेरे नहीं, दुनिया में जो पेपर दे रहे हैं 16 लाख में से कितनों का लक खराब है? बता। 15,80,000 लोगों का लक खराब है, तू स्पेशल नहीं है। मेरा तो लक ही खराब है। 4 साल से मैं ट्राई कर रहा हूं, वो भी 4 साल से लगे हुए। अपने आप को स्पेशल फील करवाने की कोशिश ना करें। आपने जितनी मेहनत की है उतना रिजल्ट आपको हमेशा मिलता है। हुआ है ना, उसने आपसे कहीं ज्यादा मेहनत की थी। तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं सर वो तो घूमता फिरता रहता था गलियों में, मैं तो पूरा पढ़ता रहता था। जो चीजें आप नहीं बदल सकते उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है। सिंपल सी बात है। ये तुम्हें तुम्हें इतना आसान लगता है ये कहना, हालांकि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मुझे नहीं करना चाहिए। जो वर्ड इन्होंने बोला रिजर्वेशन, रिजर्वेशन वाले जो रियल बच्चे होते हैं ना, उनके तुमने स्ट्रगल नहीं देखी है। रोटी नहीं मिलती है भाई। मैं जानता हूं, मैं गांव से हूं। दोस्त है जो वेटनरी सर्जन है आजकल, उसने कैसे पढ़ाई की गवर्नमेंट स्कूल में, 10th तक हम साथ पढ़े। दिन में मजदूरी करता था, रात को पढ़ाई करता था, आधी बार स्कूल मिस करता था, किताबें शेयर करता था। हर किसी को मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो आज कोटा में आ भी नहीं सकते। आप लकी हैं कि आपके पेरेंट्स के पास इतने पैसे हैं, 3-3 4-4 साल बाद मतलब रिपीट करवा दिया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी तक नहीं मिलती है, जिंदगी भर निकल जाती है उनकी, वहीं पैदा होते हैं वहीं निपट जाते हैं। ऐसा बोलना गलत है। आपके अंदर टैलेंट है तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। बाकी भी तो ले रहे हैं ना सिलेक्शन, बाकी तो ले रहे हैं ना। ऑल इंडिया रैंक जिसने वन लेकर आया वो रिजर्वेशन पर लेकर आया है क्या? अपने दम पर लेकर आया है। और तुम्हारे अंदर दम है तो फिर कोई कुछ भी कर ले आपकी रैंक आएगी ही आएगी। ये आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी लेकर आता है कि मैं वो होता, तू वो होता ना तो कोटा में नहीं होता। ये सोच ले, तू वो होता तो कोटा में नहीं होता। सोचना बिल्कुल गलत है। जो चीजें आपके हाथ में है नहीं, बदल नहीं पाते, उसके बारे में सोचकर क्या एनर्जी वेस्ट करते हो? आपके हाथ में क्या है? मेहनत करना है, वो कर सकते हो आप, और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। बहुत सारी जनता है जो जर्नल में लेकर आती है, बहुत सारी जनता है जो जर्नल में लेकर आएंगे सारे बेचारे। तो मेहनत से सब कुछ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अब। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो चलते हैं ना इंस्टा पर रील और ये सब फेसबुक पर, ये केवल और केवल माइंड को डाइवर्ट करने की चीजें हैं। आपको सिंपैथी, हाँ यार देख मेरे ये नंबर हैं और उसके ये नंबर, उसको कॉलेज मिल गया, मेरे होते तो मुझे भी मिल जाता। तेरे इतने आते नहीं बेटा, अगर तू उसकी हालात में होता तो पढ़ नहीं पाता तू। ये सोचा करो कभी जिंदगी में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिपिटेट। अब आप बोलोगे आपको भी मिला था क्या? नहीं, नहीं मिला था, साफ बोलता हूं। और चाहिए भी नहीं, लेकिन जिनको चाहिए उनको मिलना भी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव
white precipitate with AgNO3. Which of the following will give white precipitate with AgNO3? कौन AgNO3 के साथ white? अब देखना इस क्वेश्चन को आपको अप्रेस करने का तरीका देखना, बहुत खतरनाक लेवल पर आप बात करेंगे। कौन देंगे बताओ? मोर स्टेबल, कौन स्टेबल? AgNO3 के साथ। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 2 सर, ये बढ़िया। व्हाइट प्रेसिपिटेट किसके होते हैं? AgCl के। बताइए इसके अंदर आपको ऑब्टेन होंगे? आप बताओ कब ऑब्टेन होंगे? अब तुम्हें आइडिया लग चुका है थोड़ा सा। कब? Cl माइनस रिलीज हो जाए, हवा में रिलीज हो जाएगा Cl माइनस। एरोमेटिक बनना चाहिए, वाह। और एरोमेटिक नहीं बना तो? दिस इज करेक्ट आंसर। एरोमेटिक एरोमेटिक के पीछे पड़े रहते हैं, एरोमेटिक से कोई लेना देना नहीं है। बनने वाला केटाइन क्या होना चाहिए? स्टेबल। आधी ज्यादा जनता को ये पता नहीं रिएक्शन क्या है। इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं भाई लोगों, ये क्वेश्चन यहाँ का है ही नहीं। ये क्वेश्चन जाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, लेकिन अपने मॉड्यूल रेस में यही दिया हुआ, मैं क्या करूं। ऐसा लगता है लोगों को कि अगर यही नहीं करवाए तो वहां तक वो एरोमेटिसिटी भूल जाएगा और फिर दोबारा याद करवाना पड़ेगा इसको। अब सुनिए रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। कोई बता सकता है ये रिएक्शन कैसे होती है? कोई बता सकता है ये रिएक्शन कैसे होती है? कैसे होती है? बस हमने तो ये पता है, Cl हटा के केटाइन बना के देखना है। दिस रिएक्शन प्रोसीड्स वाया, ये SN1 मैकेनिज्म से होने वाली रिएक्शंस है, ध्यान से सुनना। ऐसे कोई भी नहीं टूटता है। SN1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में भी होती है और SN1 रिएक्शन डी ब्लॉक मेटल केटाइंस भी करवाते हैं। मैं खतरनाक बात बता रहा हूं, अपने दिमाग में उतार लो। डी ब्लॉक मेटल केटाइंस, डी ब्लॉक मेटल केटाइंस प्रमोट SN1 रिएक्शन। टाइम हो गया क्या अपना? ठीक है। SN1 रिएक्शन को क्या करते हैं? प्रमोट। देखिए यहां पर AgNO3 के अंदर Ag प्लस होता है क्या? यस, Ag प्लस होता है। और डी ब्लॉक मेटल केटाइंस इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। कोई अगर आपसे पूछे क्या Na प्लस इलेक्ट्रोफाइल है? नहीं। क्या K प्लस इलेक्ट्रोफाइल है? नहीं। क्या Ag प्लस इलेक्ट्रोफाइल है? यस। मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, हाई फाई मेटल्स होती हैं। अरे आपने पढ़ा है डी ब्लॉक की मेटल्स किसमें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल का काम करती हैं, सारे लिगेंड को जोड़ देती है अपने से, तो दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। और यही खेला खेलने के लिए यहां पर आएगा। ये देखिए इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए, अगर इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए तो जरा बताना भाई साहब हमारे सामने क्या आएगा? Cl आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? Ag पर आना चाहिए था नेगेटिव, वो देखिए प्लस अप माइनस हो गया, न्यूट्रल हो गया है। आप बताइए Cl ज्यादा देर तक पॉजिटिव चार्ज को हैंडल कर पाएगा? नहीं। Cl इस बॉन्ड को तोड़ देगा, और बॉन्ड को तोड़ेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर यहां से निकलेगा। इसको हम बोलते हैं बेटा लीविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? लीविंग ग्रुप। और याद रहे लीविंग ग्रुप विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लीविंग ग्रुप जब भी हटेगा उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। तो यहां से इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर ये लेकर चला गया तो आप बताइए पीछे हमारे सामने क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। याद कर कार्बोकेटाइन कौन सी रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता था? SN1 रिएक्शन यहां पर हुई है, ध्यान रखना। डी ब्लॉक मेटल केटाइंस प्रमोट्स SN1 रिएक्शन, और ये कार्बोकेटाइन हमारे सामने बन गया। साथ में कौन आ जाएगा? NO3 माइनस, और कौन बनेगा? AgCl। इसके क्या बनेंगे? व्हाइट पीपीटी। क्या बनेंगे? व्हाइट पीपीटी। अब ये ध्यान रखना, अगर ये केटाइन अनस्टेबल है तो फॉर्मेशन नहीं होगी इसकी। मुझे एरोमेटिक होने की जरूरत नहीं है, स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टेबल। अनस्टेबल नहीं बनना चाहिए। सर अनस्टेबल कैसे केटाइन होते हैं? डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव आ गया, ट्रिपल बॉन्ड पर पॉजिटिव आ गया, इस टाइप के केटाइंस क्या होते हैं? अनस्टेबल या एंटी एरोमेटिक हो गया, वो कभी नहीं बनेंगे। तो बताइए इस रिएक्शन के अंदर क्या व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको ऑब्जर्व होंगे? यस। इस रिएक्शन में बताइए क्या आपको ऑब्जर्व होंगे? यस, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बनेगा दैट इज हाईली स्टेबल, एरोमेटिक कैरेक्टर गेन कर लेगा। कई बार ये भी बोल देता है कौन सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा, तो ये सारे सॉल्ट फॉर्मेशन ही तो कर रहे हैं। देखो ये बन गया ना हमारे सामने सॉल्ट। बताइए इसमें ऐसा हो पाएगा? कभी कभी भी नहीं, कदापि भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये बर्बाद हो जाएगा कंपाउंड। क्या हो जाएगा? बर्बाद। क्योंकि ये क्या बना दिया आपने? एंटी एरोमेटिक। ये तो नॉन एरोमेटिक ही अच्छा था, तो यहां पर ऐसा हो नहीं सकता। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा क्योंकि हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। ये इसके बारे में बताइए क्या ख्यालात है? ये भी हमारे सामने सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि इसमें भी कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल बन जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एक केटाइन ये बना हुआ है और एक केटाइन ये बना हुआ है, विच केटाइन इज मोर स्टेबल? दिस वन।
पापा है उसका स्टेबिलिटी में 10⁻³ टाइम्स मोर स्टेबल, पापा है स्टेबिलिटी में, ध्यान रखना। छोटी रिंग जितनी ज्यादा होगी उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। स्मॉलर रिंग्स हैव मोर एरोमेटिक कैरेक्टर, रेजोनेंस एनर्जी में आपको बताया जाएगा। अब इसका फंडा क्या है आप बताइए, क्या इसका पूरा लिंक एरोमेटिसिटी से? नहीं, कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लीजिए हमारे सामने ये कंपाउंड दिए होते, ध्यान से सुन लेना भाई, ध्यान से, अगर इसके रिएक्शन में AgNO3 के साथ करवाता तो क्या ये रिएक्शन करके हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट देते? कभी भी नहीं, क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन आपने बनाया है ये हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, ये यहां से Cl हट ही नहीं सकता। या फिर अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर कौन लगा दिया है, एराइल हैलाइड ले लिया है, इसकी रिएक्शन अगर आप AgNO3 के साथ करवाते तो बताइए क्या ये कार्बोकेटाइन हम बना सकते हैं? नहीं, बिकॉज दीज कार्बोकेटाइंस आर हाईली अनस्टेबल। ये SN1 रिएक्शन के इंटरमीडिएट नहीं हुआ करते हैं, ये SN1 रिएक्शन के इंटरमीडिएट नहीं हुआ कर सकते हैं, तो ये नहीं बनेगा, नहीं अनस्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। ये क्या बनकर आया हमारे सामने? हाईली अनस्टेबल। मतलब सर आप कहना क्या चाहते हो, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको ये वाला कंपाउंड दे देता और AgNO3 डाल देता तो क्या यहां व्हाइट प्रेसिपिटेट मुझे ऑब्जर्व होते? यस होते, लेकिन वो तो एरोमेटिक नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि एरोमेटिक बनेगा तभी बनेगा। अबे एरोमेटिक से लेना देना नहीं है, स्टेबिलिटी से लेना देना है। किससे लेना देना है? स्टेबिलिटी से लेना देना है। इस क्वेश्चन के छापने की जगह रखकर एक लाइन लिख देना, फिर मैं जाऊंगा। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, पहले एक क्वेश्चन लिखकर लाइन लिख दो, भले लाइन लिख दो। इफ 3 डिग्री और मोर स्टेबल केटाइन इज फॉर्म्ड, ये आ गया कॉन्सेप्ट आपके सामने। इफ 3 डिग्री और more stable cation is formed, if 3 degree or more stable cation is formed, then Rx gives white precipitate। Rx की जगह Cl कर दो, AgCl के होते हैं ना white PPT, दो X की जगह Cl कर दो, Cl, then RCl gives white precipitate with AgNO3। अगर 3 डिग्री या उससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होंगे, वरना नहीं होंगे। क्या जरूरी है कि आपका केटाइन एरोमेटिक बने? कोई जरूरी नहीं, स्टेबल बनना चाहिए। और ये केटाइन एरोमेटिसिटी के अंदर आने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी गजब की बढ़ जाती है। पता है कि नहीं पता है? ये देखो, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? यस, बताया था कल की क्लास में। क्या ये भी एरोमेटिक है? यस, बोथ आर एरोमेटिक। इस पॉजिटिव को स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में नहीं है। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में आज ही। क्लियर? तो बने रहे।